Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the second section from the unit number 1 that is related with the registers, memory bus system and common bus system. रजिस्टर्स हम लोग क्यों यूज करते हैं ये हम यूनिट नंबर 4 में ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि रजिस्टर के क्या कुछ इंपॉर्टेंस है मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। रजिस्टर हमारे पास फास्ट एक्सेसिंग डिवाइस है। सेकंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो कहीं ना कहीं मेरे प्रोसेसर के साथ ही या प्रोसेसर के अंदर ही होता है, तो सो डेट कि वहां से डाटा को एग्जीक्यूट करना, फैच करना, डिकोड करना इजी है एज कंपेयर टू दी मेन मेमोरी से डाटा को लेने के लिए। जो कि हमने बात भी की थी यूनिट नंबर 4 में, डाटा को हम लोग मेन मेमोरी से अगर लेते भी हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस डाटा पे हमें बार बार मेन मेमोरी पे ना जाना पड़े, हम उस डाटा को रजिस्टर के अंदर स्टोर करा लेते हैं। रजिस्टर्स बेसिकली हमारे पास जो बने हुए होते हैं नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के साथ बने होते हैं, और फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली रजिस्टर भी वही है कि रजिस्टर इज अ वेरी फास्ट कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शंस इन एग्जीक्यूशन। मीन्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन पे जब आपको कोई डाटा चाहिए होगा तो वो डाटा हम लोग बार बार मेन मेमोरी से ना लेके हम लोग क्या करते हैं कि उस डाटा को अपने रजिस्टर में स्टोर करा लेते हैं, सो डेट कि वो डाटा इजीली और फास्टली मुझे मिल जाए और मेरा प्रोसेसर उस डाटा पे एग्जीक्यूशन जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्म करके रिजल्ट जनरेट करा दे। रजिस्टर हमारे पास बेसिकली मेड अप होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के। फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि एक बिट डाटा को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप्स और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करके हम लोग रजिस्टर्स क्रिएट करते हैं, रजिस्टर बनाते हैं। So n bit registers has a group of n flip flops and is capable for storing bit information of n bits. Register consists of a group flip flops, gates. So flip flop hold the binary information and gates control when and how new information is transferred into registers. बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास क्या करता है, जो बाइनरी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है उसको वो होल्ड करके रखता है, और गेट हमारे पास यहाँ पे बताता है कि कब और किस टाइम पे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है रजिस्टर के अंदर। यहाँ पे नंबर ऑफ आपके पास रजिस्टर्स हम लोग यूज करेंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स एंड ऑल। उससे पहले यहाँ पे आपके पास जो प्रोसेस मेरे पास फुल प्रोसेसर जो एग्जीक्यूट करता है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। These registers are used for performing the various operations while we are working on the system. Then these registers are used by the CPU for performing the operations. When we give some input to the system, then the input will be stored into register, and when the system will give us the result after the processing, the result will also be from the register, so that they are used by the CPU for processing the data which is given by user register perform. जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर मुझे कोई इनपुट भी चाहिएगा तो भी मुझे अपने रजिस्टर के पास वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा, और मुझे अगर उस पर कोई डाउट, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होके मेरा कोई भी प्रोसेसिंग कंप्लीट होके अगर आउटपुट जनरेट हुआ है तो वो आउटपुट भी मेरे पास कहीं ना कहीं रजिस्टर में स्टोर होगा, और फिर मैं उस पर्टिकुलर आउटपुट को कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर भी स्टोर करा सकता हूँ। तो वो नंबर ऑफ कमांड्स आपके पास यहाँ पे स्टोर, मूव, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, जो भी नंबर ऑफ कमांड्स आप लोग यूज करते हैं, प्रोसेसर यूज करता है, वो सारे के सारे कमांड्स यहाँ पे इजीली वर्क करती है, और हम डाटा को इजीली मूव भी कराते हैं रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर से डाटा को मेमोरी के अंदर भी मूव कराते हैं। फर्स्ट जो ऑपरेशन हमारे पास वो है फैच ऑपरेशन। दैट मीन्स कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप किसी भी यूजर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन वहां पे एग्जीक्यूट की है तो वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली स्टोर कहाँ पे होते हैं, मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी क्या करती है कि जब रिक्वायर्ड होती है तो मेन मेमोरी से उस डाटा को रजिस्टर के अंदर फैच करा लिया जाता है। जब रजिस्टर के अंदर वो डाटा आपके पास आ जाएगा, दैट इज कि अगर मान लो सपोज करो कि आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन है दैट इज मूव ए। जो मूव ए आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो मूव ए स्टेटमेंट है आपकी, या मूव आर कोमा ए, डेट मीन्स कि कोई ए वैल्यू है, या मूव एक और स्टेटमेंट यहाँ पे हम लेंगे मूव आर कोमा 20। डेट मीन्स कि 20th लोकेशन पे अगर कोई जो वैल्यू हुई
स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर, वो मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो वहां से उठ के मूव हो जाए रजिस्टर R1 में। सो फर्स्ट टाइम पे क्या होगा कि ये इंस्ट्रक्शन जब जाएगी तो इस इंस्ट्रक्शन को वहां से फैच किया जाएगा। फैच करने के बाद इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कुछ वहां पे हमें करना है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे। तो डिकोड ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रक्शन, मींस द इंस्ट्रक्शंस आर डिकोडेड, द सीपीयू विल फाइंड आउट व्हिच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। मींस डिकोड करने के बाद मेरे सीपीयू को ये पता लगता है कि कौन सा ऑपरेशन उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पर हमें एग्जीक्यूट करना है। हमारे केस में हमें उसको मूव कराना है। अगर यहाँ पे ऐड होता कि ऐड R1, 20, तो 20th लोकेशन पे जो वैल्यू होती वो R1 में जो वैल्यू थी उसके साथ वो डिकोड करके हमारे पास क्या था कि हमें ऐड करना है 20th लोकेशन पे जो डाटा है उसको रजिस्टर R1 की पर जो वैल्यू है उसके साथ। उसके बाद आपका आता है एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय सीपीयू एंड द रिजल्ट दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय द सीपीयू देन आर स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड आफ्टर दैट दे आर डिस्प्लेड ऑन द यूजर स्क्रीन। सो जो भी आप लोग यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अब जैसे हमारे पास जो वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ से आपके मेमोरी से वो फैच हो गई है, डिकोड हो गई है। अब एग्जीक्यूट का टाइम आया तो हमने वहां पे क्या इंस्ट्रक्शन ली थी, ऐड 20 R1, 20। तो अब मेरा प्रोसेसर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो कि डिकोड हुई है वो मेरे ALU के पास जाएगी। ALU उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे जो भी डाटा होगा R1 में और 20th लोकेशन पे उसको अपने जो भी एडिशन करना है तो एडिशन करने के बाद दोबारा से वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, रजिस्टर R1 में। अब अपडेटेड वैल्यू सपोज कि 20th लोकेशन पे भी 20 है और R1 पे आपकी 10 है तो 30 आपका रिजल्ट R1 पे स्टोर हो जाएगा। अब ये जब डाटा मेरे पास यहाँ से आपका मेन मेमोरी के पास चला जाएगा, जो भी जिस भी लोकेशन पे जो भी इंस्ट्रक्शन आपने वहां पे रन करा रखी होगी उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में जो भी कोड जनरेट हो रहा होगा उस लोकेशन पे डाटा स्टोर हो जाएगा 30। अब वो जब 30 वहां पे स्टोर हो जाएगा तो वो जो 30 डाटा है वो आपका डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे, अगर आपने वहां पे डिस्प्ले कराना है तो। तो यहाँ पे है लोडिंग द रजिस्टर्स, तो द ट्रांसफर ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू अ रजिस्टर इज रेफर्ड टू एज अ लोडिंग रजिस्टर। जैसे कि R1 के अंदर जब एक पहले 10 वैल्यू थी और अब वहां पे न्यू वैल्यू अपडेट हुई है दैट इज 30, तो वो हमारे पास क्या हो गया, लोडिंग। इफ ऑल द बिट्स ऑफ रजिस्टर आर लोडेड साइमल्टेनियसली विद अ कॉमन क्लॉक पल्स देन द लोडिंग इज सेड टू बी डन इन पैरेलल। एक पैरेलल लोडिंग यहाँ पे होगी। बेसिकली हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रजिस्टर हमने डिस्कस किया कि जर्नल पर्पस रजिस्टर है और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपके यहाँ पे यूज होंगे दैट इज प्रोग्राम काउंटर, आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, तो लोट्स ऑफ रजिस्टर्स यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं और वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है दैट इज जर्नल एंड स्पेशल। सो रजिस्टर ट्रांसफर में क्या होगा, जो हमने अभी बात भी की है उसी को यहाँ पे हम लोग बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर इज डिजिग्नेटेड बाय इन सिंबॉलिक फॉर्म। किस तरीके से कि R1 की वैल्यू को हमें R2 के अंदर मूव कराना है, ये आपका हुआ रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। कोई भी हो सकता है रजिस्टर, आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स वहां पे हो सकते हैं, किसी भी रजिस्टर में कोई भी वैल्यू एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। तो वो सारा का सारा काम आपका RTL के अंदर आता है और RTL आपके पास क्या है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। नॉर्मली वी वांट टू ट्रांसफर द to occur only in predetermined control conditions. This can be shown by this statement if or then statement if p is equals to 1। अगर हमारी स्टेटमेंट यहाँ मिलती है कि if p is equals to 1 then R1 को R2 में स्टोर कराओ, अदरवाइज R2 को R1 में स्टोर कराओ। तो ये कुछ एक आपका सिनेरियो जनरेट होता है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में, जो कि एक सिंपल और छोटा सा टॉपिक है RTL आपका। और रजिस्टर्स आपको बता ही दिया कि किस तरीके से वैल्यूज को हम लोग स्टोर कराते हैं, कैसे उन वैल्यूज को हम लोग फैच करते हैं, डिकोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और RTL बेसिकली इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। फॉर एन एग्जांपल जो यहाँ पे मेंशन है कि अगर p इज इक्वल्स टू 1 है देन R1 की वैल्यू R2 में स्टोर हो, एल्स इसका रिवर्स हो जाए, R2 की वैल्यू R1 में स्टोर हो जाए। तो ये आपका RTL था। उसके बाद हम बात करते हैं बस एंड मेमोरी ट्रांसफर से रिलेटेड। बेसिकली हम लोग जब डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स है तो डाटा जब मेरे पास एक सिस्टम से मेमोरी के पास भी जाएगा,
डाटा आपका ALU के पास भी जाएगा, CU के पास भी जाएगा, कंट्रोल सिग्नल्स भी जनरेट हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं रजिस्टर का एड्रेस भी चाहिएगा, रजिस्टर मेमोरी एड्रेस, कहीं ना कहीं मेमोरी एड्रेस भी चाहिएगा, और मेमोरी से डाटा भी चाहिएगा। तो ये अगर हमें सारी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट करनी है तो नंबर ऑफ वायर्स रिक्वायर्ड होंगी मुझे। और अगर इन केस अगर मैं नंबर ऑफ वायर्स को यहाँ पे यूज भी करता हूँ, और इन केस एक भी वायर में अगर कोई भी इफेक्ट वहां पे हो जाता है, किसी भी तरीके की वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो मैं पर्टिकुलर सिग्नल के थ्रू या मैं पर्टिकुलर डाटा लेना चाह रहा हूँ या पर्टिकुलर एड्रेस को वहां पे एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूँ, एड्रेस से वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, तो मैं नहीं करा पाऊंगा। तो उसी इस टाइप की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने कॉमन बस सिस्टम को यूज किया। सो बेसिकली अ डिजिटल कंप्यूटर हैज मैनी रजिस्टर एंड पाथ मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। द नंबर ऑफ वायर्स विल बी एक्सेसिव इफ सेपरेट लाइन्स आर यूज्ड बिटवीन ईच रजिस्टर एंड ऑल रजिस्टर इन द सिस्टम। अ मोर एफिशिएंट स्कीम फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन रजिस्टर इन मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन इज अ कॉमन बस सिस्टम। हमने क्या किया कि नंबर ऑफ लाइंस को यूज ना करके एक कॉमन बस सिस्टम बना दिया, और उसके थ्रू हम लोग अब डाटा को ट्रांसफर करने लगे। सो अब स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कॉमन लाइंस, वन फॉर ईच बिट ऑफ अ रजिस्टर। सपोज कि 4 बिट आपके पास रजिस्टर की हैं, 4 बिट रजिस्टर आपके पास है, तो 4 बिट के लिए 4 कॉमन बस वहां पे, 4 लाइंस वहां पे यूज होंगी, और वो एक कॉमन बस आपकी एज अ कॉमन बस वहां पे वर्क करेगी, थ्रू विच बाइनरी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड वन एट अ टाइम। कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइन विच रजिस्टर इज सेलेक्टेड, कि कौन सा रजिस्टर वहां पे सिलेक्ट होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सपोज हमारे पास हमारे प्रोसेसर में 4 रजिस्टर्स हैं, चारों रजिस्टर पे अलग अलग वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ सपोज R1 R2 R3 R4 रजिस्टर है, R1 पे वैल्यू 10 है, R2 पे 20 है, R3 पे 30 है, R4 पे 40 है, बट मुझे जो चाहिए वो चाहिए R3 और R4। अब मेरा प्रोसेसर R3 और R4 को कैसे सेलेक्ट करेगा, ये एक सिनेरियो है जो कि हम अभी आगे देखेंगे किस तरीके से वो R3 और R4 को ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं। हमारा प्रोसेसर R3 और R4 को ही सेलेक्ट करता है, R1 और R2 को सेलेक्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हो सकती थी, वो ये हो सकता था कि अगर हम लोग कॉमन बस सिस्टम यूज नहीं करते तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती थी कि R3 और R4 हमें चाहिए, बट हो सकता है कि R1 और R2 का डाटा वहाँ पे प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर ले। तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया, सिंपल एग्जांपल के लिए मल्टीप्लेक्सर्स यूज किए। एक कॉमन बस सिस्टम है जिसके अंदर हम 4 रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं। इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर, जहां पे आपने 4 रजिस्टर्स यूज किए हैं। दैट मींस कि एक मल्टीप्लेक्सर के पास 4 इनपुट होंगे, एक आउटपुट जनरेट होगा, 2 सेलेक्ट लाइन यहाँ पे आप लोगों के पास रहेंगी। दैट इज जो कि हमने मेंशन किया है S1 S2, जो भी आप लोग रखो S0 S1। तो हमने डायग्राम के केस में हमने क्या किया कि 4 रजिस्टर हमने यूज किए हैं, रजिस्टर A1 और रजिस्टर D तक। अब यहाँ पे 4 बिट रजिस्टर है हमारे पास, तो A0 से लेके A3 तक आपका हो गया, ऐसे ही B0 से B3, C0 से C3 और D0 से D3। 4 मल्टीप्लेक्सर्स आपने यहाँ पे यूज किए हैं, दैट इज 4:1 मक्स 3, और ऐसे ही 40। अब यहाँ पे एक मल्टी हमने 4 किस लिए यूज किया, क्योंकि 4 बिट का मेरे पास एक रजिस्टर का साइज है। तो जब मेरे पास 4 बिट का एक रजिस्टर का साइज है, तो अगर मान लो आप यहाँ पे कम नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स यहाँ पे कम यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि जो नंबर ऑफ बिट्स बचती हैं वो किस तरीके से फिर, या उस पर से हम डाटा को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हमने 4:1 मक्स को यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 सेलेक्ट लाइंस है। अब यहाँ पे 4:1 से एक आउटपुट निकलेगा, तो एक यहाँ से एक निकलेगा, देन थर्ड मल्टीप्लेक्सर से और फोर्थ मल्टीप्लेक्सर से एक एक निकलेंगे। तो ये जो कंबाइन में जो बनी है, इसको हम बोलते हैं कॉमन बस, इस वाले पोर्शन को, दैट इज 4 लाइन कॉमन बस। यहाँ पे 4 लाइन है। नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, क्योंकि वो नंबर ऑफ रजिस्टर्स पे डिपेंड है, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, कितना उसका साइज है वहां पर। अब यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से मेरे रजिस्टर सिलेक्ट होंगे, ये मेरा डिपेंड करता है S0 और S1 पे, या S1 या S2 पे। सपोज करो कि S0 और S1 दोनों ही आपकी वैल्यूज क्या है, 0 0 है, तो आपका रजिस्टर A सिलेक्ट होगा। अगर 0 1 है तो रजिस्टर B सिलेक्ट होगा, 1 0 है तो रजिस्टर C सिलेक्ट होगा, और 1 1 है तो रजिस्टर D सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो मेंशन हमने किया है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये सारा ट्रांसफर होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से। सपोज कि जब S0 और S1 की वैल्यू मेरे पास 0 0 है, दैट मीन्स कि डाटा जो अब जाएगा वो किससे जाएगा, कि यहाँ से A3 यहाँ पे जाएगा, ठीक है,
ये जो A3 है हमारे पास, ये ए रजिस्टर आपके पास A3 यहाँ से जाएगा, इस पे वैल्यू मिलेगी आपको। उसके बाद A2 है जो आपका, वो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपके पास जो सेलेक्ट लाइन है वो 0 0 है, यहाँ भी 0 0 है, यहाँ भी 0 0 है। अब A1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे जाएगा, और A0 है वो हमारे पास यहाँ पे जाएगा, और इस तरीके से आपके पास जो आउटपुट जनरेट होके आएगा वो आपके पास 4 लाइन कॉमन बस का चला जाएगा। डेट मीन्स कि इस टाइम पे हमने क्या किया है, जस्ट एक ही रजिस्टर को सेलेक्ट किया है। हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था कि हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं, दैट इज 4 रजिस्टर है, आर रजिस्टर ए से लेकर रजिस्टर डी तक। हमें करना है रजिस्टर सी और डी सेलेक्ट। तो हमारे पास जो सेलेक्ट लाइन से जो इनपुट आएगा सी के लिए वो आएगा 1 0, तो वो यहाँ भी पास होगा, यहाँ भी पास होगा, यहाँ भी पास होगा, यहाँ भी पास होगा। दैट मीन्स कि रजिस्टर सी सेलेक्ट हो गया, जो भी डाटा रजिस्टर पर मिलेगा। यहाँ पे जो बिट्स में जो भी डाटाज होंगे मेरे पास, जितने भी बिट एक डाटा को स्टोर करती है, 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है एक बिट रजिस्टर। यहाँ पे 4 बिट डाटा है, तो 4 बिट रजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो 4 बिट डाटा हमारे पास होगा। तो वो इस तरीके से हमारे पास सेलेक्ट होके बाकी आगे प्रोसीड हो जाएगा मेरे पास प्रोसेसर के पास, और प्रोसेसर उसके बाद ALU के पास जाए या CU के पास जाए, जो भी फर्दर प्रोसीडिंग है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी। तो ये है आपका कॉमन बस सिस्टम। अब यहीं पे आपके पास आता है मेमोरी ट्रांसफर, कॉमन बस ट्रांसफर, और अब आपका है मेमोरी ट्रांसफर। मेमोरी ट्रांसफर में बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ 2 ही वर्क करते हैं, रीड एंड राइट। या तो मेमोरी में रीड करेंगे, मेमोरी से रीड करेंगे, या मेमोरी के अंदर राइट करेंगे। उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मेमोरी यूनिट इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन, और इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन। मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं हम M से। उसके बाद वो एड्रेस रजिस्टर हो या डाटा रजिस्टर हो, वो कुछ भी हो, तो एड्रेस रजिस्टर इज डेजिग्नेटेड बाय AR, और डाटा रजिस्टर इज बाय DR। अब जब हमें डाटा रजिस्टर के रीड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो रीड हमें क्या कराना है, मेमोरी से हमें रीड कराना है। अब वो एड्रेस हो चाहे डाटा हो, वो दोनों चीजें आपकी हो सकती हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिखा है MAR, मींस कि MAR इस एड्रेस पे पर्टिकुलर जो भी डाटा होगा वो हमारे पास रीड हो जाएगा और हमारे DR रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। The read statement causes a transfer of information into the data register DR from the memory word select by the address register and the corresponding उसके बाद write statement execute होगी यहाँ पे आपकी। The write statement causes the transfer of information from register R1, जो हमने बात की कि जो आपका आउटपुट जनरेट हुआ वो कितना हुआ था 30 रजिस्टर R1 में। अब हमें वो राइट करना है किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे, मेमोरी पे। हमें क्या करना है, R1 पे जो डाटा है उसको मेमोरी के एड्रेस पे स्टोर कराना है। तो हमने वही किया क्या कि यहाँ पे जो 30 था आपका R1 पे, उसको हमने MAR पे स्टोर करा दिया, और MAR आपका एड्रेस कुछ भी हो सकता है मेमोरी का। इसके बाद इसको एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये वाला, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये आपके पास प्रोसेसर है। हमने बता दिया कि प्रोसेसर के अंदर मेरे पास क्या क्या होती हैं, ALU भी होगा, CO भी होगा, रजिस्टर भी होंगे। ये आपकी मेमोरी है, ये आपके कॉमन बस सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं वो हमारे पास एड्रेस रजिस्टर है, डाटा रजिस्टर है, कंट्रोल रजिस्टर है। यहाँ पे फर्स्ट एन एग्जांपल हमने लिया कि रीड ऑपरेशन है कि MAR को हमें डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर कराना है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास है। मैंने लास्ट एग्जांपल में बोला कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी स्टोर करा सकते हैं रजिस्टर में। हो सकता है कि हमें मेमोरी का एड्रेस चाहिए हो या मेमोरी से डाटा चाहिए हो, तो वो आपको कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि MAR को हमने DR के अंदर स्टोर कराएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट एन एग्जांपल 2000 लोकेशन है मेरे पास, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 20। फर्स्ट प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे हमारे पास अपडेट होता रहेगा। जब एक इंस्ट्रक्शन वहां से डिकोड हो जाएगी तो उसके बाद मेरे पास प्रोग्राम काउंटर अपडेटेड हो जाएगा +1 के साथ, और वो नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे फर्स्ट जब हमने चेक किया कि 2000 है, यहाँ पे एड्रेस अपडेट हुआ एड्रेस रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो जब एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर के अंदर अपडेट हो गया है तो 2000 पे मेरे पास ट्रांसफर CPU एक सिग्नल जाएगा 2000 मेमोरी के पास। वहाँ पे जो डाटा होगा वो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू रीड हो जाएगा, MAR 2000 यहाँ पे होगा, और वो जो 2000 पे जो वैल्यू होगी वो आपकी डाटा रजिस्टर जो कि यहाँ पे मेंशन है उसमें जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी।
होल्ड्स नेक्स्ट एड्रेस ऑफ डाटा टू बी एग्जीक्यूटेड, जैसा कि एड्रेस रजिस्टर में लिखा हुआ है। एड्रेस रजिस्टर के पास आपके डाटा रहेगा जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को मुझे एग्जीक्यूट कराना है। तो वो एड्रेस रजिस्टर जो हमने बात की थी MAR की, वो यहाँ पे रहेगी मेरे पास एड्रेस रजिस्टर के अंदर। अब डाटा रजिस्टर के अंदर मेरे पास हमने वैल्यू को 20 को डाल दिया है, दैट मीन्स कि 20 यहाँ पे आ गई, तो अब ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी जो कि यहाँ पे 3000 से रिलेटेड की हुई है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 20 आ चुकी है वैल्यू, और कंट्रोल सिग्नल आपके पास ऐसे ही 3000 जब अपडेट किया आपने, सपोज करो कि यहाँ पे कोई 3000 लोकेशन है या इसके बाद 3000 लोकेशन है, फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपके पास 3000 लोकेशन है और 3000 लोकेशन पे वैल्यू क्या है, 20 है, एग्जाम्पल में हाँ 20 है। तो यहाँ पे जब 3000 हुआ तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू आएगी, डाटा यहाँ पे 3000 का आ जाएगा 20, और दोनों वैल्यू जब डाटा रजिस्टर पे 20 आए तो जब कंट्रोल सिग्नल जाके क्या चेक करेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है, मुझे एडिशन करना है। तो एडिशन जो कंट्रोल डिकोड होने के बाद सिग्नल जाएगा मेरे पास ALU के पास, ALU दोनों वैल्यू को उठाएगा और ऐड करके वापसी किसको प्रोवाइड करा देगा, डाटा रजिस्टर को। अब यहाँ से मुझे क्या कराना है कि डाटा रजिस्टर पे डाटा रजिस्टर में जो वैल्यू आई है 40, उसको मुझे अपडेट कराना है अपनी वैल्यू के मेमोरी के अंदर। तो वैल्यू अपडेटेड हो जाएगी यहाँ पे 4000। तो यहाँ पे एग्जांपल जो 2005 है इसको रिमूव करके यहाँ पे हम 4000 कर लेते हैं। अपडेट हुआ हमने यहाँ पे 4000 कर लिया, क्योंकि इसके बाद का जो एड्रेस है वो हमारे पास, हमने सपोज किया कि वो एग्जांपल में हमारे पास खाली है, यहाँ पे 20 है और ये वाला स्पेस है जो वो फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे जब वो फ्री स्पेस है हमारे पास 4000 लोकेशन पे, तो जो एड्रेस रजिस्टर वो अपडेट हो गया 4000 से। तो जो 40 है वो यहाँ पे जब डाटा रजिस्टर में जाएगा, तो हम जब ये इंस्ट्रक्शन रन कराएंगे डाटा रजिस्टर की, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा DR, या R लिखा है DR। तो डाटा रजिस्टर पे जो 40 वैल्यू है वो मेमोरी ऑफ 4000 पे जाके स्टोर हो जाए। तो जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे जाएगी, 4000 पर, यहाँ पे 40 आएगा ना कि 30 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास मेमोरी ट्रांसफर वर्क करता है। तो जो आज हमने डिस्कस किया वो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, उसके बाद किस तरीके से हम रजिस्टर को सेलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉमन बस ट्रांसफर, और आपका मेमोरी ट्रांसफर।